रहमान अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन। आज का लेक्चर आई थिंक हमने डिस्कस किया होगा अभी है, लेकिन रीसेंड कर रहा हूँ आपको दोबारा ऑडियो में रिवीजन के लिए। चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स। तो पहले जो चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स के जो टाइप्स थे वो अब डिफरेंट है डीएसएम फिफ्थ एडिशन के अंदर। उसके अंदर जो कुछ डायग्नोसिस थे वो हमारे पास आ गए हैं एक अम्ब्रेला के अंडर। कुछ डायग्नोसिस जो है वो चले गए, जिस तरह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास चला गया सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स के अंदर हैं। तो आज खैर हम डिस्कस करेंगे डीएसएम फिफ्थ एडिशन के अंदर के चेंजेस को, और डीएसएम फोर्थ एडिशन के अंदर जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है चाइल्डहुड के वो हम डिस्कस करेंगे। तो डीएसएम फिफ्थ स्प्लिट्स चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स इनटू 2 चैप्टर्स। इसके अंदर हमारे पास जो है 2 चैप्टर्स है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, और दूसरा जो है हमारे पास है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। एक जो हमारे पास है 2 चैप्टर्स है इसके अंदर, और इसके अंदर जो नेम्स है वो हमारे पास कुछ नए नेम्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। जिस तरह से पहले था डीएसएम फिफ्थ हैज़ न्यू नेम्स फॉर डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल मेंटल रिटार्डेशन विल नाउ बी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ही हिस्सा होगा। पहले इसको हम कहते थे मेंटल रिटार्डेशन, कि जिन लोगों का आईक्यू सिग्निफिकेंटली, जिन बच्चों का कम होता था, तो उनको माइल्ड मॉडरेट सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर वो पुट करते थे। अभी ये नेम जो है चेंज हो गया है, इसको कहते हैं अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डीएसएम 5 विल कंबाइन सम डिसऑर्डर। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे, दो के आज हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, एस्पार्गर्स डिसऑर्डर है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये सब जो है इन्होंने कंबाइन किए हैं एक डिसऑर्डर के अंदर, और वो एक डिसऑर्डर उसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास न्यू क्लासिफिकेशन है डीएसएम फिफ्थ एडिशन के अंदर चाइल्डहुड डिसऑर्डर। अच्छा जी, अब इसके अंदर होता क्या है? अब पैटर्न ऑफ एंगेजिंग बिहेवियर्स, अब इसके अंदर इस तरह होता है कि जी जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर बच्चों के अंदर जो पाए जाते हैं इन डिसऑर्डर्स में, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दैट वायलेट सोशल नॉर्म्स। तो जो हमारे पास सोशल नॉर्म्स है जो सेट किए गए हैं, जो कि नॉर्मली हम सोशली एक्सेप्ट करते हैं कुछ बिहेवियर्स को, वो बिहेवियर वो वायलेट करते हैं, या लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं, या ऐसे काम करते हैं जो कि इलीगल होते हैं। जिसके अंदर हमारे पास जो मैन है वो क्या है? एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रूअल्टी टुवर्ड्स अदर पीपल और एनिमल, बहुत सारा जालिमाना सलूक करना लोगों के साथ, ठीक है जी, एनिमल्स के साथ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है जी, लाइंग, झूठ बोलना, स्टीलिंग, चोरी करना, ठीक है जी, वंडालिज्म, लोगों के प्रॉपर्टी को बिला वजह डिलिबरेटली नुकसान पहुंचाना, उसको कहते हैं वंडालिज्म। अपन अकम्पनीड बाय विशसनेस, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा विशस होते हैं, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं। कैलसनेस ऐसे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर पाया जाता है कि मतलब वो सख्त दिल हो जाते हैं, संग दिल हो जाते हैं, ठीक है जी। एंड लैक ऑफ रिमोर्स, उनके अंदर रिमोर्स की या मतलब पशेमाने की, या उनके अंदर वो जो सेंस होता है कि आपने एक काम कर दिया और उसके ऊपर आप पशेमान हो, तो वो रिमोर्स या पशेमानी उनके अंदर में से निकल जाती है। अब इसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर है। अब कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी रिपीटेटिव एंड परसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न दैट वायलेट्स द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स और कन्वेंशनल social norms as manifested by the presence of 3 or more of the following in the previous 12 months and at least one of them in the previous 6 months। ठीक है जी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन जो हमारे पास जो वंडालिज्म है, परसिस्टेंट लाइंग है, स्टीलिंग है, और साइन सिम्टम्स है, अगर ये इनके अंदर मौजूद हो, जो ये जो हमारे पास पैटर्न है या बिहेवियर है, वो क्या है कि हमारे सोशल नॉर्म से, जो कि सोशल नॉर्म सेट किए गए हैं, उनसे वायलेट करते हैं, उनसे हट करके होते हैं। तो अगर इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा 1 साल के अंदर हुए हों, ठीक है जी, और इनमें से एक जो है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर उनको कोई सिम्टम हुआ हो, तो फिर डायग्नोस बनता है कंडक्ट डिसऑर्डर का। अब इसके अंदर क्या है, जिस तरीके से ये इन साइन सिम्टम्स में से हो,
नंबर ए के अंदर हमारे पास कैटेगराइजेशन है एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है जी, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना जानवरों के ऊपर, जिस तरीके से बुली करना। ठीक है जी, अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करना, क्रूअल्टी करना, उनके साथ ज़्यादती करना, उनको हक ना देना। एंड पैटर्न ऑफ एंगेजिंग एंड बिहेवियर दैट वायलेट सोशल नॉर्म्स द राइट्स ऑफ अदर्स इन और ऑफन इलीगल। अब इसके अंदर एग्रेशन है, क्रूअल्टी है, डैमेजिंग प्रॉपर्टी है, लाइंग है, स्टीलिंग है, वंडालिज्म है, और उसके अंदर जो है वेशियसनेस, कैलसनेस, लैक ऑफ रिमोर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इनिशिएटिंग फिजिकल फाइट्स, ऐसे बच्चे जो है अक्सर जो है फिजिकल फाइट्स को इनिशिएट करते हैं, बार बार जो है लड़ाई झगड़े करते हैं स्कूल के अंदर, पीयर ग्रुप के अंदर, बाहर। ठीक है जी, फिजिकली क्रूअल होते हैं लोगों के साथ, या मतलब जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। ठीक है जी, या फिर मतलब किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फोर्स करना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिस तरीके से लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जिस तरीके से फायर सेटिंग है, वैंडलिज्म है, बड़े पैमाने के ऊपर मतलब किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती है। चलिए, डिसाइडफुलनेस और थेफ्ट। ठीक है जी, धोखाधड़ी और चोरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है बच्चों के अंदर या टीन एज के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो है धोखाधड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, और जिस तरीके से मतलब किसी के घर में जा कर के वहाँ पे तोड़ फोड़ करना। ठीक है जी, या मतलब किसी के मतलब कार को जो है उसको मतलब वो करना, उसको डैमेज पहुँचाना, या जिस तरीके से आप कहते हैं कि जी कॉनिंग करना, बुराई करना, किसी को किसी के खिलाफ उकसाना, और बुरी बुरी बातें करना। फिर शॉप लिफ्टिंग। ठीक है जी, अक्सर जो है शॉप में से जा कर के चीज़ें उठाना, उसको चोरी करना। ठीक है, सीरियस वायोलेशन ऑफ रूल्स, जिस तरीके से स्टेइंग आउट एट नाइट बिफोर एज 13 एंड डिफाइंस ऑफ पेरेंटल रूल्स। ठीक है जी, आप माँ बाप की इजाज़त के बगैर जो है रातों को बाहर ठहरते हैं बिफोर एज 13, और उनके रूल्स को जो है जो सेट किए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते। फ्रॉन्सी बिफोर एज 13, या फिर फ्रॉन्सी करते हैं, मतलब स्कूल के लिए निकल जाते हैं, स्कूल जाते नहीं हैं, चुप जाते हैं, फिर छुट्टी के टाइम के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो ट्रांसी का लफ्ज़ अक्सर इसके लिए यूज़ होता है। जनरली जो है किसी काम को अटेंड ना करना, काम के लिए आपने भेज दिया, किसी और जगह चले गए, ठीक है जी, वो काम नहीं किया, छुप गए, तो ये बिफोर एज 13 ये शुरू हो जाता है। सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल, एकेडमिक और प्रोफेशनल फंक्शनिंग, और ऐसे लोग जो कि मतलब सोशली इम्पेयर होते हैं, उनका जो फंक्शनिंग होता है बहुत ज़्यादा इम्पेयर होते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, धोखा देते हैं, काम के अंदर सिंसेयर नहीं होते, काम चोरी करते हैं। ठीक है जी, तो फिर ये सोशल इम्पेयरमेंट उनके अंदर आ जाता है। अगर वो स्टडी करते हैं तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, उनके स्कूल रिपोर्ट्स अच्छे नहीं होते, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, या फिर अगर कोई काम करते हैं तो प्रोफेशनल फंक्शनिंग उनकी बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है, कि उनके वो काम के ऊपर जाते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा जी, लर्निंग कम्युनिकेशन एंड मोटर डिसऑर्डर्स लाइकली टू बी एन DSM 5 के अंदर जो है हमारे पास जो लर्निंग कम्युनिकेशन और मोटर डिसऑर्डर्स है एक जगह के ऊपर, उसके अंदर हमारे पास टारगेट डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारे पास वन और मोर वोकल एंड मल्टीपल टेक्स है, कि सडन मोटर जो है ट्विचेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर, इसको आप कह सकते हैं कि जी रिजिडिटी आ जाती है, सडनली स्पास्टिक हो जाते हैं, और उसके अंदर सडन रैपिड मूवमेंट होती है, और वोकलाइजेशन होती है, उसके अंदर अजीब किस्म की आवाज़ें निकल जाती है। ठीक है, जिस तरह से लेरेंजियल स्पाज्म हो जाता है और आवाज़ें निकल जाती हैं, या मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, या इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन या आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, जो कि एज 18 से 18 साल से पहले स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जी डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे जैसे मतलब बच्चे के आगे जाते हैं, इंसान के आगे जाते हैं, तो वो कुछ कोऑर्डिनेशन सीख लेता है, मेंटल कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन, तो वो इनकी वीक हो जाती है, फॉर्मली कॉल्ड मोटर स्किल्स डिसऑर्डर। और उसके अंदर क्या होता है कि जी इन्वॉल्व्स मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन that is not explained by intellectual developmental disorder or a disorder such as cerebral palsy। अब इनके अंदर जो मोटर इम्पेयरमेंट है
अब वो मोटर स्किल सही तरीके से लर्न नहीं करते ड्यू टू सो मैनी डिफरेंट रीजंस। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ऑब्वियस है कि कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कॉज नहीं होती, जिस तरीके से सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी है, या फिर कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है उनको, जिसकी वजह से वो है, ये मतलब ऑर्गेनिक कोई कॉज नहीं होती, फिर भी उनकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो डेवलप नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। अब इसके अंदर जो चेंजेस है DSM-5 के, तो नो लॉन्गर हैज अ कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिसऑर्डर यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अब उसने पहले DSM 4th एडिशन के अंदर था, आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स थे जिसको कहते थे कि डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, जिसमें एक एग्जांपल आप लोगों को याद होगा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का, जो कि इन डिसऑर्डर्स का हिस्सा था पहले DSM 4th एडिशन में। अब ये हमारे पास इन डिसऑर्डर्स का ऐसा नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर चला गया। तो ये कुछ चेंजेस है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट गाइडेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इन DSM-5। इसके अंदर बहुत सारी जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट देखी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च की, तो ये चेंजेस DSM-5 एडिशन के अंदर कर ली। Therefore, the first category of disorders are those that the typically onset of that occurs during childhood. This new category of disorder is called neurodevelopmental disorder. अब उनको क्या कहते हैं, अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इनके नाम के जो कैटेगरी है ये चेंज की गई है और उसको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अच्छा जी, many if not most of the disorders that were previously classified as disorders usually first diagnosed in infancy and childhood and adolescence are now classified as neurodevelopmental disorder। तो पहले जिन disorders को हम कहते थे कि ये disorders usually first diagnosed in infancy and childhood, अब इसको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं DSM 5th एडिशन। Perhaps the most significant change is the formation of the single diagnosis category called autism spectrum disorder। उसके अंदर जो है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ऑटिज्म था, उसके अंदर एस्पर्गर डिसऑर्डर था, तो ये सारे डिसऑर्डर जो है उन्होंने एक कैटेगरी के अंदर पुट किए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कहा गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD। तो इसके अंदर हमारे पास जिस तरीके से सब जो इंटीग्रेट करते हैं सबस्यूम्स, इसके अंदर एस्पार्गस चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड NOS, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे पास ASD के अंदर है। अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस इंक्लूड द एडिशन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, a consolidation of learning disorders and changes to criteria for intellectual disability। पहले जो हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन था, तो उसके अंदर जो चेंजेस की गई है उसमें ये है कि जी उसको एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर जो अगर हमारे पास कोई सोशल लर्निंग नहीं है, हमारे पास सोशल इंटरेक्शन के अंदर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसके अंदर डिले हो रही है, या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वो अच्छा नहीं कर पा रहा, IQ बहुत ज़्यादा कम है, तो वो सारे हमारे पास आ गया है कि जी सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर। तो पहले जो है ये जो मेंटल रिटार्डेशन था ये इस कैटेगरी के अंदर आ गया। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें हमारे पास क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, रिप्लेसेस द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉल्ड। अब इसके अंदर हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग जिसके अंदर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है, एस्पर्गर्स डिसऑर्डर है और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये हमारे पास है ASD के अंदर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। The new ASD diagnostic criteria describe two primary set of symptoms। इसके अंदर दो सेट ऑफ सिम्टम्स है। अब इसके अंदर क्या है, नंबर 1 सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन डेफिसिट। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो वो सोशल कम्युनिकेशन सही तरीके से अपने माइलस्टोन्स के मुताबिक लर्न करता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन के अंदर डेफिसिट होता है, कमी होती है, उस एज के अंदर वो उस स्टेज तक नहीं पहुँचते। एंड नंबर 2 के अंदर है रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न। अब इसके अंदर क्या है कि इनके जो बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, इनके बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। तो ये दो हमारे पास कैटेगरीज है सिम्टम्स की, कि एक हमारे पास सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट, इंटरेक्शन में डेफिसिट, और रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव मूवमेंट बिहेवियर पैटर्न।
Each of these symptom sets, social and behavioral, will include 3 severity levels to identify the सपोर्टिव सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड। अब ये इसलिए किए गए हैं कि जी इनको चूंकि रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो सपोर्टिव सर्विसेज के लिए इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो 3 कैटेगरीज क्या है कि हमारे पास या तो रिक्वायरिंग सपोर्ट, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, कम सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर मतलब कंसिडरेबल सपोर्ट की ज़रूरत है, या रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, या उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है कि उनके मतलब जिस तरह से ईटिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग ये भी ज़रूरत है। तो इनको अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट सर्विसेज नीडेड उनके बेस के ऊपर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के अंदर जिस तरह से उसमें जो है रिप्लेस किया है रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिक डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, जिस तरह से डिसलेक्सिया है। तो अब वो डिसलेक्सिया और सारी चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर आ गया। 3 लर्निंग डिसऑर्डर्स पहले थे जो हमारे पास 3 लर्निंग डिसऑर्डर के, रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम, राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम और मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम, ये सारे हमारे पास हैव नाउ बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल डिसऑर्डर कॉल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब ये 3 जो है हमारे पास डिसऑर्डर जो है ये एक लर्निंग के, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स के जो डिसऑर्डर है उसको कहा गया है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। The merger of these 3 disorders highlights that various difficulties in learning and academic achievement tend to occur together। और उसके अंदर रीजन क्या दिया है DSM-5 में, अब ये जस्टिफिकेशन दी गई है कि क्योंकि हमारे पास अगर रीडिंग के अंदर मसला है तो डेफिनेटली राइटिंग के अंदर मसला होगा, और राइटिंग के अंदर मसला होगा, मैथमेटिक्स में भी मसला होगा, कंप्रहेंशन के अंदर मसला होगा, डिसलेक्सिया होगा तो मैथ्स भी नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें चूँकि को एग्जिस्ट करती हैं तो इसलिए एक ही डिसऑर्डर के अंदर पुट किया गया जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। द न्यू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आर मोर कम्प्रहेंसिव। अब इसके अंदर ये कम्प्रहेंसिव ज़्यादा है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिप्लेसेस मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन जो पहले था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर पुट किया गया। तो अब इसके अंदर DSM-5 adopted the diagnostic term intellectual disability to align with language used by federal legislation and by professionals who specialize in this disorder। ठीक है जी, कि कुछ फेडरल लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो कुछ क्राइटेरियाज है कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखते हैं, या फिर जो हमारे पास जो प्रोफेशनल्स है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी जो सपोर्ट से इसके अंदर जो चेंजेस किए गई हैं। द न्यू क्राइटेरिया नो लॉन्गर रिक्वायरिंग IQ कट ऑफ स्कोर ऑफ 70 और बिलो। पहले ये था कि कम से कम आपका 70 या बिलो स्कोर होता था तो फिर जो है मेंटल रिटार्डेशन जो है वो स्टार्ट होती थी। अब ये जो कट ऑफ स्कोर है ये बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक किया, प्रैक्टिकल किया गया है कि जी नहीं सिर्फ ये स्कोर नहीं, अब हमें फंक्शनिंग को भी देखना है। इंस्टेड IQ स्कोर मस्ट बी कंसिडर्ड अलॉन्ग एन असेसमेंट ऑफ अडॉप्टिव फंक्शनिंग, कि वो कितना अडॉप्ट करता है बच्चा एनवायरनमेंट के साथ, कितना कोप करता है, कितना लर्न करता है उसके साथ, ना कि सिर्फ IQ के साथ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ। The new diagnostic criteria describe deficit in adaptive functioning that results in failure to meet developmental and socio-cultural standards for personal independence and social responsibility। जैसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जी ये क्या है कि जी आप ये इसके ऊपर डिपेंड किया करेगा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि वो कितना डेवलप होता है, अपने जो सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स है कितना वो कल्चरल एक्विजिशन करता है, अपने कल्चर को अडॉप्ट करता है, कितना चीज़ों को लर्न करता है, अपने सोशल लाइफ के और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनता है। तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है ना कि IQ के ऊपर। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैव न्यू नेम्स, जिस तरीके से लैंग्वेज डिसऑर्डर कंबाइंस एक्सप्रेसिव एंड मैक्स रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसके अंदर पहले हमारे पास दो था, एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर जिसके अंदर जो है बोलने के अंदर प्रॉब्लम होती थी, और फिर उसके अंदर रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसके अंदर आपको बच्चे को लैंग्वेज समझने में, आपको समझने में भी दुश्वारी होती थी, ना कि आपको समझाने में या एक्सप्रेस करने में। तो बहुत मिक्स थी। स्पीच साउंड डिसऑर्डर, अब वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर के अंदर पहले हमारे पास फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर था। चाइल्डहुड ऑनसी फ्लुएंसी डिसऑर्डर, अब ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते थे स्टटरिंग, के ततलाते हैं खिलाते हैं और आपको मतलब फ्लुएंसी उसके अंदर नहीं होती, अटक अटक के बोलते हैं।
एंड अ न्यू डिसऑर्डर हैज़ बीन एडेड कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, और उसके अंदर एक नया डिसऑर्डर भी इंक्लूड किया गया जिसको कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। और उस सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर किसी सोशल सेटअप के अंदर कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर आपको कम्युनिकेट करने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, अदरवाइज़ कोई मतलब आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता, तो ये भी इंक्लूड। Motor disorders are largely unchanged. Stereotypic movement disorder has been more clearly differentiated from the repetitive behavior of autism and obsessive compulsive disorder। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो कुछ हमारे पास स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स है उनको जो है डिफरेंशिएट किया गया है कि जिस तरीके से ऑटिज्म के अंदर रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होते हैं उनसे, और या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर के बार बार जो है किसी मतलब हैंड वॉश करना, बार बार स्क्रब करना, बार बार किसी चीज़ को देखना, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव उसको उससे बिल्कुल जो है उसको डिफरेंशिएट किया गया है। अच्छा जी, जो हमारे पास दूसरा है उसको हम कहते हैं अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर इन कंडक्ट डिसऑर्डर। अब ये जो हमारे पास पहले था कि जी इसके अंदर जो अपोजिशनल डिफाइंड जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर था जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो अपोज करते थे, इनहराफ करते थे और मानते नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री हो जाते थे बच्चे फ्रिक्वेंटली, और बार बार जो है उनके अंदर एंगर होता था, इरिटेबिलिटी होती थी, वो हर चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते थे। ठीक है जी, तो उसको कहते थे अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो ये न्यू ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर के अंदर डाला गया है जिसको कहते हैं आज डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो ये चला गया है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर उसके अंदर। Separation anxiety disorder and selective mutism have been reclassified and moved on to anxiety disorders। अब ये जो दो डिसऑर्डर्स थे चाइल्डहुड के, ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, ये भी 5th एडिशन के अंदर क्या है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर चले गए हैं। जिस तरह एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमने इनको डिस्कस किया है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को और सेलेक्टिव म्यूटिज्म को। तो ये हमारे पास जो है दो डिसऑर्डर्स है जो कि चले गए एंजाइटी डिसऑर्डर को from these disorder, childhood disorder। However, the new anxiety disorder group does not resemble the DSM-4, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास जाहिर सी बात है DSM-4 के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, एंजाइटी डिसऑर्डर में अब ये भी इंक्लूड हो गई है। इट नो लॉन्गर कंटेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और PTSD, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि अब से OCD और PTSD जो है उसमें से चली गई हैं, ये दूसरे डिसऑर्डर के अंदर चली गई। अच्छा जी, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर जो है अब हमारे पास पहले जो है पेशा था जिसके अंदर एक आपको जो नॉन ईटिंग सब्जेक्ट थे उसको ईट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था उसको ईट करने के लिए। और फिर रोमिनेशन डिसऑर्डर था जिसके अंदर जो है रिगर्जिटेट करके जो है फूड को च्यू किया जाता था। और ये डिसऑर्डर दोनों जो है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर है, जो कि अब हैव बीन रिक्लासिफाइड एंड न्यू टू इनटू फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये अलग से फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स का अलग से चैप्टर है जिसके अंदर ये दोनों डिसऑर्डर खुद किए गए। अच्छा जी, एलिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर जो है जो हमारे पास मेन कैटेगरीज थी उसके अंदर एन्यूरेसिस के जी इनवॉलंटरी यूरिनेशन और एनकोप्रेसिस जो है इनवॉलंटरी डेफिकेशन चिल्ड्रन के अंदर, जो मतलब इनवॉलंटरी डेफिकेशन और इनवॉलंटरी यूरिनेशन, वो जो डिसऑर्डर है अब रिक्लासिफाई किए गई है और मूव इनटू अ न्यू ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉल्ड एलिमिनेशन डिसऑर्डर। अब ये अलग से हमारे पास एलिमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर पुट किए गए हैं। Reactive attachment disorder has been reclassified, moved into a new group of disorders called trauma and stress related disorder। अब जो हमारे पास पहले ये PTSD एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर था, इसके लिए अलग से हमारे पास चैप्टर जिसको कहते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, तो उसको रिक्लासिफाई किया गया है और न्यू ग्रुप के अंदर जिसमें ट्रामा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के चैप्टर के अंदर ये चला गया है। PTSD एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस न्यू ग्रुप, तो उसके अंदर PTSD भी है और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जिसके अंदर सोशल एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, ये सारे हमारे पास चले गए हैं ट्रामा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर। अच्छा जी, अब जो हमारे पास DSM-4 एडिशन के अंदर है वो क्योंकि आपके कोर्स ग्रेड के अंदर है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो हमारे पास जो 4 कैटेगरीज है बड़े बड़े, उसके अंदर हमारे पास है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं ADHD। उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं SAD।
जो कि दो के अभी DSM 5th एडिशन के अंदर ये हमारे पास नहीं है, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चला गया है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आगे हम डिस्कस करेंगे, PDD और मूड डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। अब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। अच्छा जी, तो ADHD हमारे पास क्या है कि जी, अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू कंट्रोल बिहेवियर अकम्पनीड बाय एन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ मोटर एक्टिविटी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन या एक बच्चा अडल्ट एज तक भी जाता है, लेकिन ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है, उसके अंदर वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो कि साथ साथ में उसके बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक जगह के ऊपर बैठ नहीं सकते, एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, खाने के लिए बैठ नहीं सकते, अटेंशन इधर से उधर होती है, एक जगह के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास ADHD है कि उसके अंदर कंटिन्यूस जो है अटेंशन का डेफिसिट होता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेवल, मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ADHD is one of the most common childhood disorders and can continue throughout adolescent adulthood। और बचपन के अंदर शुरू होते ही, जैसे पहले बता दिया कि जी, ये एडोलेसेंस और अडल्टहुड तक जाती है, और ये प्रेजेंट करती है बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी होती है मोटर एक्टिविटी में, और एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह के ऊपर स्टिल ना बैठना, ठीक है जी, रिपीटेटिव बिहेवियर करना, कंसंट्रेशन का ना बन पाना, किसी चीज़ को एक अटेंटिवनेस के साथ ना सुनना, ना देखना। It is characterized primarily by the coexistence of attention problems and hyperactivity। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अटेंशन के प्रॉब्लम होते हैं, हाइपर एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड सिम्टम्स स्टार्टिंग बिफोर 7 years ऑफ एज। और जो इसके अंदर एक क्राइटेरिया कि जी, सिम्टम्स अक्सर जो स्टार्ट होते हैं 7 साल से पहले के एज से स्टार्ट होते हैं। It is a developmental disorder in which certain traits such as impulse control lag in development। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी, इम्पल्स कंट्रोल जो है, ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और आप अपने इम्पल्सेस के ऊपर, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जो है, आप कंट्रोल नहीं पाते, और वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और आपके अंदर जो मतलब अर्ली चाइल्डहुड की जो एगोइस्टिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खासियत करती है। अच्छा जी, और जो है, अगर हम MRI यूज़ करें तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर चेंजेस आते हैं। दिस डेवलपमेंटल लेग हैज बीन रेंज फ्रॉम 3 to 5 years। However, the definition of ADHD is based on behavior and it does not imply neurological disease। तो बेसिकली हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशनली तो है, MRI करके तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर आपको चेंजेस नज़र आ जाएगी बहरहाल, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो मेन डायग्नोसिस है वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इनअटेंशन कितनी है, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी कितनी है, तो इन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, क्योंकि मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के ऊपर इम्प्लाई ही नहीं है, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो ज़्यादातर क्लिनिकली बिहेवियर के बेस के ऊपर जो है इसकी डायग्नोसिस बनती है। अच्छा जी, अब ADHD क्लासिफिकेशन, अब इसके अंदर क्या है कि जी, इसके अंदर सब कैटेगरीज है, ठीक है जी, 3 सब कैटेगरीज है। अब इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव। अब इसके अंदर आगे हम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। मोस्ट सिम्टम्स 6 और मोर आर इन द हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी कैटेगरी। अब इसके अंदर आगे हम हाइपर एक्टिविटी के जो सिम्टम्स है वो डिस्कस करेंगे कि जी, हाइपर एक्टिव किस तरीके से होते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास 6 या 6 से ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिविटी के कैटेगरी के अंदर, fewer than 6 symptoms of inattention are present, although inattention may still be present to some degree। बहरहाल, अब इसके अंदर हमारे पास कम से कम 6 सिम्टम्स जो है इनअटेंशन के प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमारे पास 6 या 6 से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी की, और 6 सिम्टम्स हमारे पास या उससे कम सिम्टम्स जो है इनअटेंशन के अगर प्रेजेंट हो, तो ये प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव है। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव के अंदर क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स, जिसके अंदर 6 और मोर सिम्टम्स है, आर प्रेजेंट इन द इनअटेंशन कैटेगरी एंड फ्यूअर देन 6 सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। अब इसके अंदर क्या है कि जी, मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है इसके अंदर क्या होते हैं कि जी, इन अटेंशन के होंगे। अब पहले के अंदर जो है हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स ज़्यादा है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव में, और प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव के अंदर हमारे पास जो 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स इनअटेंशन के होंगे, ठीक है जी। Although hyperactivity and impulsivity may still be present to some extent।
ठीक है जी। तो दोनों के अंदर जो है, अब हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव है, उसके अंदर भी थोड़ा सा इनअटेंशन होगा। अगर हम कहते हैं कि जी प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव है, इसके अंदर भी थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी हमारे पास होगी, लेकिन मेजॉरिटी सिम्टम्स प्रीडोमिनेंटली हमारे पास हाइपर एक्टिव के अंदर हाइपर एक्टिविटी की होगी, और इनअटेंटिव टाइप में इनअटेंशन की जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा होगी। दो के दोनों में मिक्स सिम्टम्स मौजूद होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हमारे पास कौन से सिम्टम्स है उनके बेस के ऊपर ये। Children with this subtypes are less likely to act out or have difficulties getting along with other children। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि जी एक्ट आउट करना, क्योंकि उनकी अटेंशन नहीं होती तो वो कमांड को फॉलो नहीं कर सकेंगे। आप उनको कुछ बात कहेंगे तो वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। या फिर बच्चों के साथ जो है उनके साथ चलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ दोस्ती करना। दे मे सिट क्वाइटली बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है जी। वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए होंगे, लेकिन क्या करते हैं कि वो अटेंशन नहीं देते अपने काम के ऊपर। जो भी वो करते हैं वो अटेंशन उनका नहीं होता, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। Therefore the child may be overlooked and the parents and teacher may not notice symptoms of ADHD। इसलिए वो कहते हैं कि जी उसका इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट के साथ चीज़ें जोड़ के जो है वो मिस डायग्नोज हो जाता है और सिम्टम हमारे पास इग्नोर हो सकती है। अच्छा जी, कंबाइंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव, ये थर्ड टाइप है। अब इसके अंदर हम कंबाइंड है कि हाइपर एक्टिविटी की भी, इम्पल्सिवनेस की भी जो है हमारे पास सिम्टम्स है, और इनअटेंशन की भी है। तो 6 or more symptoms of inattention and 6 or more symptoms are of hyperactivity impulsivity autism। अब इसमें कोई नई चीज़, मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसमें आसान बात क्या है कि इसमें पहले हाइपर एक्टिव के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम हाइपर एक्टिविटी के थे, फिर इनअटेंशन के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा जो सिम्टम्स है वो अगर है तो फिर हमारे पास प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव था। अब कंबाइंड के अंदर क्या होगा कि 6 या 6 से ज़्यादा जो सिम्टम्स है वो इनअटेंशन की भी होंगे, वो हाइपर एक्टिविटी की भी 6 या 6 से ज़्यादा होंगे, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव। मोस्ट चिल्ड्रन विद ADHD हैव कंबाइंड टाइप, और जो ज़्यादातर जो इसका प्रेवेलेंट टाइप है वो कंबाइंड टाइप ऑफ ADHD है। जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का जो प्रेवेलेंट टाइप है वो है मिक्स्ड या कंबाइंड ADHD। अब कॉजेज जो है इसके डिफरेंट है, ठीक है जी। स्पेसिफिक कॉजेज जो है अभी तक नोन नहीं है, लेकिन कुछ जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं कि जी बिलीव दैट अ मेजॉरिटी ऑफ ADHD केसेस अराइज फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जीन्स, ठीक है जी, के जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैनी ऑफ विच अफेक्ट डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स। और उसके अंदर कहा जाता है कि जी इसमें से जो ज़्यादातर जीन्स है वो डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स को वो हमारे पास डिसरप्ट करती हैं, और जब डोपामिन पाथवे के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है तो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है कि उसमें जो है आपको मतलब इमोशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होंगे, उसके अंदर मूवमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम होंगे, अटेंशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होंगे, कॉग्निशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होंगे, फिर साथ साथ में जो है आपके मोटर एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम होते। तो इस तरीके से डोपामिन ट्रांसपोर्टर के अंदर प्रॉब्लम है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जी ये कॉज हो सकता है, मे बी नॉट स्पेसिफिक लेकिन प्रीडिस्पोजिंग। डाइट के अंदर रिसर्च बेस्ड स्टडी टेल्स दैट चिल्ड्रन ingestion of many commonly used artificial food colors like the preservative sodium benzoate which can lead to HDHD। कुछ रिसर्च के अंदर कहते हैं कि जी जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स है, जो कि डिफरेंट बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें यूज़ करते हैं, स्वीट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो फूड कलर है या प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सोडियम बेंजोएट है, तो वो मतलब कैन लीड मतलब एक प्री डिस्पोज कर सकती है आपको ADHD की तरफ। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर तो एक हमारे पास है कि जी इम्प्लिकेटेड इंक्लूड अल्कोहल एंड टोबैको स्मोक एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू लीड इन वेरी अर्ली लाइफ, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये है कि जी इन्वायरमेंट के अंदर और भी फैक्टर, और साथ साथ में मैटरनल अल्कोहल या टोबैको यूज़ या टोबैको स्मोक करना प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर या उसको एक्सपोज हो जाना किसी भी तरीके से, या एनवायरमेंटल एक्सपोजर, या फिर लीड को, जिस तरह से लीड बेस्ड पेंट है, बहुत सारी लीड बेस्ड जो है सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर अर्ली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा लीड को आप एक्सपोज हो गए, लीड टॉक्सिसिटी हो गई, तो ये भी एक प्री डिस्पोजिंग कॉज है ADHD को कॉज करने की।
अब सोशल कॉजेज के अंदर रिसर्चर्स बिलीव दैट रिलेशनशिप्स विद केयरगिवर्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अटेंशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी एबिलिटीज। और ये आपको साइकोलॉजी से भी पता है कि जी आपको मतलब जो सोशल रिलेशनशिप है, आपके जो केयरगिवर्स है या जो आपके पेरेंट्स है या जो आपके मतलब अटैचमेंट फिगर्स है, उनके साथ रिलेशनशिप के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है कि उनका बहुत ज़्यादा अटेंशन, आप ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो जाते हैं, इनअटेंटिव रह जाते हैं तो वो मतलब सेल्फ केयर की तरफ भी नहीं जाते। तो अगर इस तरह के केयर गिवर के अंदर प्रॉब्लम है सोशल रिलेशनशिप में अर्ली चाइल्डहुड में, तो फिर ये मसला हो सकता है कि जी आपको अटेंशन और सेल्फ रेगुलेटरी एबिलिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। A study of foster children found that a higher number of them had symptoms of ADHD। अब जो है जो फोस्टर चिल्ड्रन थे जो कि किसी भी वजह से जो है उनको फोस्टर किया गया था और उनको चूँकि वही ममता वही सारी चीज़ें नहीं मिली, तो उनके अंदर जो कोहॉर्ट स्टडी की गई तो उसके अंदर पाया गया कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं मिलती जिस तरीक़े से अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो इस तरीक़े से जो रिज़ात के अंदर जो बच्चे थे उनके अंदर ADHD एक कोहॉर्ट स्टडी के अंदर पाया गया कि उनके अंदर सिम्टम्स ADHD के ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो कि जिनको जेन्युइन जो है सोशल इंटरेक्शन मिलता है, पेरेंट्स का प्यार मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, सोशल अटेंशन मिलता है। इमोशनल अब्यूज़ कैन आल्सो लीड टू ADHD। अब इमोशनल अब्यूज़ आप करते हैं, बार-बार किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, बार-बार स्टिग्मेटाइज़ करते हैं, किसी पर्सनल या बॉडी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये भी इमोशनल अब्यूज़ में आता है। तो इसके अंदर भी चांसेस ADHD के बढ़ जाते हैं। और फिर हमारे पास जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जी इनअटेंटिव टाइप के अंदर क्या साइंस है, 6 या 6 से ज़्यादा, या फिर मतलब हमारे पास जो हाइपर एक्टिविटी की क्या साइंस है, तो ये हमारे पास ये साइंस है। अब प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप के अंदर ये हमारे पास साइंस है। अब इसके अंदर क्या है, बी ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। अब ऐसे बच्चे जो है आसानी से आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक काम करते हैं उससे बड़े आराम से आप उनका तवज्जो हटा सकते हैं क्योंकि उनकी अटेंशन इतनी नहीं होती। तो मतलब जो भी कुछ कर रहे होते हैं तो आसानी से आप एक तरफ से दूसरी तरफ उनके आइडिया को मोड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे जो है डिटेल्स को मिस कर जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, फॉरगेट थिंग्स एंड फ्रिक्वेंटली स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, क्योंकि उनके अंदर कंसंट्रेशन, अब किसी भी एक्टिविटी के ऊपर परसिस्ट करना उसके लिए कंसंट्रेशन की या अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो जब अटेंशन नहीं होगी तो ऐसे बच्चे एक काम से दूसरे काम से फ्रिक्वेंटली स्विच होते हैं। एक टाइम में लिख रहे होंगे, दूसरे टाइम के ऊपर जो है वो खाने के ऊपर बैठे होंगे, फिर वहाँ पे भी सही तरीक़े से खाना नहीं खाएँगे, वहाँ से उठ जाएँगे, किसी और एक्टिविटी की तरफ जाएँगे, तो इस तरीक़े से उनका फ़ोकस और अटेंशन नहीं रहता है। अच्छा जी, हैव डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग फ़ोकस ऑन वन टास्क, एक टास्क के ऊपर कभी भी फ़ोकस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पुअर होती है और किसी भी टास्क के ऊपर फ़ोकस करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बिकम बोर्ड विद अ टास्क आफ्टर ओनली अ फ्यू मिनट्स, ऐसे लोग जो है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अटेंशन नहीं होती तो आप किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले सकते, ठीक है जी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अटेंशन सही तरीके से देंगे तो तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो वो चूँकि अटेंशन उनका सही नहीं होता तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और चंद ही मिनट में वो अपने काम से बिल्कुल उकता जाते हैं। हैव डिफ़िकल्टी टू लर्न समथिंग, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए उनको डिफ़िकल्टी होती है। अगेन लर्निंग के लिए जो है आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ऑफन लूजिंग थिंग्स, अक्सर जो है उनसे चीज़ें भूल जाती है, जिस तरह से पेंसिल है, टॉयज़ है, असाइनमेंट्स है, तो वो उनको भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कब क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। एंड नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू, अक्सर इस तरह दिखता है कि जब आप उनसे बात करते हैं वो चूँकि मतलब उनकी अटेंशन किसी भी तरफ नहीं होती, बार बार जो है उनकी अटेंशन ख़राब हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है उनकी अटेंशन हट जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। तो आपको इस तरह लगता है कि आप उनसे बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप उनसे बात कर रहे हैं, या इस तरह नहीं लगता कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह लग रहा है कि जी मतलब वो आपको सुनते नहीं हैं क्योंकि उनकी अटेंशन नहीं होती। डे ड्रीम और बिकम ईजिली कंफ्यूज, इनके अंदर डे ड्रीमिंग ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव होते हैं, तो मतलब
किसी चीज़ के ऊपर वो फोकस ही नहीं करते, तो डे ड्रीमिंग ही करते हैं और फिर बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको जो आइडियाज़ है, जो कॉग्निशन है, उनके फ्रैगमेंट्स को जो आइडियाज़ है उनके फ्रैगमेंट्स को एक साथ कंबाइन करना उनके लिए मुश्किल होता है। जब मुश्किल होता है और मेमोरी अच्छी नहीं होती है तो वो आराम से जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और चीज़ों को समझते नहीं। अच्छा जी, प्रीडोमिनेंटली हाइपरएक्टिव इम्पल्सिव टाइप के अंदर अब क्या होता है कि जी ट्विस्ट इन दियर सीट्स, ठीक है जी। अब अपने जो बैठे हुए होते हैं जिस जगह के ऊपर वो ट्विस्ट करते हैं, हैंड्स को ट्विस्ट करते हैं, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो एक जगह के ऊपर स्टिल नहीं होते, ठीक है जी। अब क्या टॉक नॉन स्टॉप, अब वो नॉन स्टॉप जो है वो बातें करते रहते हैं। टचिंग और प्लेइंग विद एनीथिंग, कोई भी चीज़ सामने होती है तो उसको बार बार टच करते हैं, उसके साथ बार बार प्ले करते हैं। नहीं होते तो फिर उंगलियों के साथ वो खेलते हैं, नाखून के साथ खेलते हैं, बालों के साथ खेलते हैं। कोई भी चीज़ हाथ में होती है उसके से उसको बार बार टच करते हैं। बुक है उसके साथ खेलेंगे, उसको उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हैव ट्रबल सेटिंग स्टिल ड्यूरिंग डिनर स्कूल एंड स्टोरी टाइम। अच्छा जी, अब ऐसे बच्चों को क्या होती है कि जी आप डिनर के ऊपर बैठे हैं, खाने के ऊपर बैठे हैं, तो मतलब वो स्टिल नहीं बैठ सकते, वो हिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो स्टिल नहीं बैठ सकते, आराम से बैठ नहीं सकते। स्कूल में भी डिनर के टाइम के ऊपर भी आप उसको कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो वो बैठ नहीं सकते, बार बार उठेंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है जी। हैव डिफिकल्टी डूइंग क्वाइट टास्क और एक्टिविटीज, अब ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो मतलब जो क्वाइट टास्क होते हैं जिसमें आपको आराम से सुकून से बैठने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते। जिस तरह से किसी मैथ है, किसी क्विज है, क्विज को हल करना है, किसी मैथ को मतलब वो बनाना है, तो वो चीज़ें वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए स्टिल बैठना होता है, क्वाइट टास्क है, तो उसको वो सरंजाम नहीं दे पाते क्योंकि वो एक जगह के ऊपर बैठ नहीं सकते। अच्छा जी, ऐसे बच्चे जो है बी वेरी इम्पैशेंट, बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, ठीक है जी। उनसे सब्र नहीं होती, मतलब एक जगह से छलांग लगाते हैं, दूसरी तरफ जो है झपकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। हैव डिफिकल्टी वेटिंग फॉर थिंग्स दे वांट और वेटिंग फॉर देयर टर्न्स इन गेम्स, ठीक है जी। अब उनको बड़ी मुश्किल होती है, तकलीफ होती है उनको, जो चीज़ें उनको चाहिए होती है, बस वो कहते हैं कि बस जल्दी मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वो चीज़ मुझे मिल जाए। वो बार बार जो है उस चीज़ को लिए बहुत ऑब्सेशनल हो जाते हैं, बहुत ऑब्सेशन उनके अंदर आ जाती है। या फिर मतलब कोई गेम होता है तो अपनी बारी के लिए जो है वो वेट नहीं कर सकते, बार बार उठेंगे, बैठेंगे, वहाँ जाएंगे कि जी बस मेरी बारी आ जाए, और मतलब आराम से बैठेंगे नहीं, बार बार मतलब वो हाइपर एक्टिव। अच्छा जी। अच्छा जी, अब जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किया कि जी एडीएचडी को कैसे डायग्नोस करें, तो DSM-4 का क्राइटेरिया क्या है कि जी एडीएचडी कंबाइंड टाइप पहले भी हमने डिस्कस किया तो ज़रूरत नहीं है। मोर देन 6 मिक्स्ड सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पर्सनस शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। 6 महीनों से दोनों के हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन के 6 से ज़्यादा सिम्टम्स। अच्छा जी, एडीएचडी प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, अब इसमें 6 या 6 से ज़्यादा जो सिम्टम्स है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन के होंगे और 6 महीने तक होंगे या 6 महीने से ज़्यादा के होंगे तो हम प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप कहेंगे। अच्छा जी, एडीएचडी प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव, अगर इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी के 6 सिम्टम्स जो पहले हमने डिस्कस कर लिए, अगर 6 से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको कैटेगराइज करेंगे एज हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडी। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है कि हेल्प द चाइल्ड एंड एंगर कॉपिंग और मैनेजमेंट फियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसमें सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर ये है कि जी एंगर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है जी। कॉपिंग किस तरीके से करनी है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, स्कूल में पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लास में क्लास के मैनेजमेंट, टाइम के मैनेजमेंट, डिफरेंट प्रॉब्लम जो उनको आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको सिखाना, तो ये सारी चीज़ें आती है ट्रीटमेंट के अंदर। मैनेज पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड फैमिली थेरेपी। अब पेरेंट को बताना कि जी किस तरीके से आप उनको मैनेज करें, बच्चों को मैनेज करें, साथ साथ में फैमिली थेरेपी की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स लर्न टू अप्लाई बिहेवियरल प्रिंसिपल्स इफेक्टिवली, अब अगर ये हैं तो ज़्यादा पता होगा कि जी बिहेवियर जो के जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरीज है, उनको थोड़े से समझाया जाए और फिर
उनके हवाले से उनको ब्रीफ किया जाए कि किस तरीके से इफेक्टिवली वो उनको अप्लाई करें अपने बच्चों के ऊपर। हाउ टू प्ले विद दियर चिल्ड्रन एंड हाउ टू टीच एंड कोच द चाइल्ड टू यूज़ न्यू स्किल्स। और बच्चों को किस तरीके से, चूँकि ये ख़ास किस्म के चिल्ड्रन होते हैं, अटेंशन इनकी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, स्टिल नहीं बैठ सकते, अटेंशन उनकी नहीं बनती, तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है और किस तरीके से उनको कोच करना है, तो ये चीज़ें उनको सिखानी है। मेडिकेशन इज समटाइम्स यूज एंड मे बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एग्रेशन। के लिए आप मेडिकेशन दे सकते हैं। बाकी जो है हमारे पास सपोर्टिव कंजर्वेटिव थेरेपी है और रिहेबिलिटेशन। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल थेरापीज़ के अंदर हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, सीबीटी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी है, आईपीटी है, फैमिली थेरेपी है, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन है कि स्कूल के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल के अंदर इनअटेंशन ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सोशल स्किल्स के ट्रेनिंग हम उनको देंगे कि किस तरीके से सोशल स्किल को वो एक्वायर करें, जल्दी से उस माइलस्टोन को डेवलप करें और नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो सोशली इंटरेक्ट करें। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पहले हमने डिस्कस किया था, ये मूव हो गया है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, लेकिन हम डिस्कस करते हैं क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड बिकम fearful and nervous when away from home or separated from a loved one, usually a parent or other caregiver to whom a child is attached। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब एक अटैचमेंट फिगर्स है और उसके अंदर यूजुअली क्या है, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, कि जब उनसे आप उनको दूर लेकर के जाते हैं तो उनको सिवियर एंजाइटी होती है और उसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। सेपरेशन एंजाइटी इज नॉर्मल इन वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा यंग चिल्ड्रन के अंदर जो है, अदरवाइज इट इज़ अ कॉमन मैनिफेस्टेशन दीज बिटवीन 8 एंड 14 मंथ्स ओल्ड। अक्सर कहा जाता है कि जी 9 मंथ्स का जो पीरियड है ये बहुत ज़्यादा पीक होता है सेपरेशन एंजाइटी के लिए, तो अगर उसके अंदर होती है तो इट इज़ अदरवाइज अ नॉर्मल मैनिफेस्टेशन। किड्स often go through a phase when they are insecure and afraid of unfamiliar people and places. When this fear occurs in a child over age 6 years is excessive and lasts longer than 4 weeks, then the child may have separation anxiety disorder। कुछ बच्चों को अक्सर ये होता है इनसिक्योरिटी की फीलिंग या अनफेमिलियर लोगों के साथ या जगहों के साथ वो इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन अगर ये 6 साल से बड़े बच्चों के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होता है, मतलब 1 महीने तक होता है, तो फिर इसकी डायग्नोसिस बनती है कि सेपरेशन एंजाइटी है और इसका जो अकरेंस है सोसाइटी में 2 to 4% है। और अब इसके कॉजेज़ क्या है सेपरेशन एंजाइटी के? often develop after a significant stressful or traumatic event in the child life such as stay in the hospital, death of a loved one और a change in the environment। जिस तरीके से नर्सरी के अंदर है बच्चा, किसी आईसीयू के अंदर एडमिट है, ताकि हम और सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट लाइफ के अंदर आ गए हैं, तो इसकी वजह से जो है ये सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो सकती है। अच्छा जी, फैमिली के अंदर एंजाइटी की हिस्ट्री है। Children whose mothers were stressed during pregnancy with them tend to be more at risk for developing this SAD। ठीक है जी। अब ये आपको पहले भी मैंने बताया था पहले लेक्चर्स के अंदर कि माँ जो प्रैक्टिस करती होती है 3rd ट्राइमेस्टर से बच्चे के ऊपर उसके इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर है, तो ये चीज़ें आगे जा करके बच्चों के अंदर भी डेवलप हो सकती है। तो सैड के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके अंदर जो है 3+ सिम्टम्स या 3 सिम्टम्स। अब इसके अंदर सिम्टम्स एक्सेसिव फियर व्हेन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, जब पेरेंट्स से जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं। एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग, अच्छा जी, अपनी अटैचमेंट फिगर को लूज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। रिफ्यूज़ टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ सेपरेशन, और स्कूल जाने से वो कतराते हैं, स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो मतलब अपने जो अटैचमेंट फिगर से उनसे दूर होते हैं और उनके सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक्सेसिव फेयर और रिलक्टेंस टू बी अलोन, बहुत ज़्यादा उनको डर होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो इनकार करते हैं कि वो अकेले ना रहें, लोगों के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। रिलक्टेंस आर रिफ्यूज़ल टू गो टू स्लीप विदाउट पेरेंट्स, अच्छा जी, अपने पेरेंट्स के बगैर जो है वो नींद भी नहीं करते, सोने भी नहीं जाते। नाइटमेयर्स अबाउट बीइंग सेपरेटेड, अब उनको डरावने ख्वाब आते हैं कि जी उनको अपने अटैचमेंट फिगर से दूर ले जाया जा रहा है। बेड वेटिंग कॉमन होती है, यूरिनेशन इनवॉलंटरी,
कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स फिर डेवलप हो जाते हैं जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, सच जिस तरह से सर में दर्द हो जाना, मैदे के अंदर दर्द आ जाना, ठीक है जी। स्कूल डेज के अंदर स्पेशली ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं और उसमें फिर ये होता है कि बच्चा अक्सर इसके सिम्टम्स कुछ हो जाते हैं और बन जाते हैं। Children are taught to implement their coping skills while gradually facing each of these situations. Children's successes are praised highly to be therapists and by parents. अब इनके जो सक्सेसफुली अगर वो कोप करते हैं, ये बिहेवियरल थेरेपी का एक टाइप है, ठीक है जी, जिसके अंदर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है, जिसके अंदर हम कंडीशनिंग इसको कहते हैं, उसके अंदर कंडीशन किया जाता है। जब वो सक्सेस पाते हैं तो आप उनको प्रेज करते हैं, थेरेपिस्ट उनको प्रेज करता है, उनकी तारीफ करता है कि आपने तो बड़ा काम कर दिया, आप चले गए और ये तो बहुत बेहतरीन है, आप तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। या पेरेंट्स उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रेज करते हैं। For younger children who have more difficulty in identifying their thoughts, a form of play therapy may be used. Play therapy uses toys, puppets, games and art material for expression of feeling. ठीक है जी। अब जो बच्चे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, कम उम्र के अंदर है, तो उनके लिए प्ले थेरेपी है, जिसके अंदर वो टॉयज, पपेट्स वगैरह के साथ वो गेम खेलते हैं और वो अपने उन एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, कैसे वो कोप करते हैं, कैसे वो चीज़ों को मतलब एक साथ जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है लाइफ की, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। बिहेवियरल स्टडीज सच एज मॉडलिंग, रोल प्लेइंग, रिलैक्सिंग ट्रेनिंग एंड रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस आर यूज्ड, ठीक है जी। अब इसके अंदर बिहेवियरल स्ट्रेटजीज के अंदर जिस तरीके से बाकी बच्चे हैं, ठीक है जी, जो कि उनकी तरह उनकी एज के हैं और वो इस तरह करते हैं, तो आप उनको मॉडल करते हैं या उनको रोल प्ले के ज़रिए आप उनको रिलैक्स करते हैं या रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कि काबू पाया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट जो है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। Term pervasive development disorder, also called PDD, refers to a group of conditions that involve delays in the development of many basic skills, most notably the ability to socialize with others, to communicate. अब pervasive developmental disorder क्या है? ये हमारे पास ऐसे developmental disorder है, इसमें group of condition है, जिसमें आपके जो बेसिक स्किल्स है वो डिले होते हैं, वो टाइम के ऊपर आपके माइलस्टोन डेवलप नहीं होते और वो डिले हो जाते हैं। और उसके अंदर जो वर्थ नोटिंग है वो है एबिलिटी टू सोशलाइज, लोगों के साथ सोशलाइज करने की जो एबिलिटी है बच्चों की, और या कम्युनिकेशन के अंदर उनको प्रॉब्लम आ जाती है। और अक्सर ये हमारे पास इतनी जल्दी, जिस तरह इन्फेंसी में ही पता चल जाता है अपने पेरेंट्स को, या फिर मतलब 3 साल तक का जो एज होता है उसमें फिर ज़्यादा सही तरीके से उनको टिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसमें जो बेसिक स्किल्स है उनके अंदर सोशलाइजेशन का और कम्युनिकेशन का उनके अंदर डिले होता है। PDDs typically are identified in children around 3 years of age, ठीक है जी। इस एज के अंदर ज़्यादातर ये जो है ये साइन सिम्टम्स
आइडेंटिफाई करते हैं जो केयर गिवर्स हैं बच्चों के अंदर। क्रिटिकल पीरियड इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ये जो 3 साल पीरियड का जो टाइम होता है, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑल्दो द कंडीशन बिगिनस फार अर्लियर देन 3 ईयर्स ऑफ एज। जैसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जी इन्फेंसी के अंदर ही ये डेवलप हो जाता है, लेकिन इनके जो नोटेबल सिम्टम्स है कि जी वो सोशलाइज नहीं कर सकते सही तरीके से, ठीक है जी। जिस तरीके से बाकी बच्चे सोशलाइज करते हैं, सोशल स्माइल डेवलप करना, फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ मिलना जुलना, बातें करना, तो वो फिर 3 साल के एज के अंदर पता चल जाती है। अच्छा जी, पेरेंट्स अपन डू नॉट नोटिस अ प्रॉब्लम अंटिल द चाइल्ड इज अ टॉडलर। जब वो टॉडलर बन जाता है, वो 3 साल का हो जाता है और वो चल नहीं सकता, वो बात नहीं करता, और डेवलपिंग एज वेल एज अदर चिल्ड्रन ऑफ द एज। बाकी बच्चों के जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन उन्होंने तय किए होते हैं, अब उनकी तरह वो नहीं होता, तो तब उनको जा करके पता चलता है कि जी प्रॉब्लम कोई एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा जी, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के हमारे पास जो टाइप्स है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है। जिस तरीके से ऑटिज्म है, अस्पर्गर सिंड्रोम है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड है, ठीक है जी। हमारे पास है ऑटिज्म। अब चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है प्रॉब्लम विद सोशल इंटरेक्शन। अब इसके अंदर जो है सोशल इंटरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होता है बच्चों में ऑटिज्म के अंदर, और इस तरीके से सोशल इंटरेक्शन, इमेजिनरी प्ले और कम्युनिकेशन के अंदर जो है उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है। अब अस्पर्गर सिंड्रोम भी इसके अंदर है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जी डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। अब अस्पर्गर सिंड्रोम के अंदर कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते सही तरीके से, और स्पेशली जब वो लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं या वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है। या CDD, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, चिल्ड्रन विद दिस रेयर कंडीशन बिगन देयर डेवलपमेंट नॉर्मली इन ऑल एरियाज। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो सिम्टम्स है इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होते, लेकिन उनकी जो डिले है वो ज़्यादा हो जाती है कि जी उनकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती है, एक रेयर कंडीशन है। एट सम पॉइंट यूजुअली बिटवीन 2 and 10 years ऑफ एज लूज ऑफ सम फंक्शन अकर्स व्हाइल बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो बावल ब्लैडर कंट्रोल है जो कि यूजुअली जल्दी हासिल हो जाता है, अब वो डिले हो जाता है, और कुछ जो और स्किल्स है, बेसिक स्किल्स है, वो उनके डिले हो जाते हैं, और इस तरीके से उनका एक पैटर्न। रेट सिंड्रोम इज़ अ वेरी रेयर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इनकी जो रेट सिंड्रोम है ज़्यादातर इसके अंदर जो कम्युनिकेशन से हट करके फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर हैव प्रॉब्लम विद फिजिकल डेवलपमेंट, दे जनरली सफर द लॉस ऑफ मैनी मोटर। उनके अंदर जो ज़्यादा मोटर एक्टिविटीज़ है या मूवमेंट्स है, जिस तरीके से वॉक करना, यूजिंग ऑफ देयर हैंड्स, अपने हैंड्स को प्रॉपरली यूज़ करना, फाइन मूवमेंट्स करना हैंड के ऊपर, या कोऑर्डिनेशन करना, वो पुअर कोऑर्डिनेशन की हो जाती है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट उनकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है या स्लगिश होती है। तो रेट सिंड्रोम के अंदर हमारे पास ये जो ज़्यादातर इशू होता है वो कंसंट्रेशन का नहीं बल्कि मोटर एक्टिविटीज़ का होता है। दिस कंडीशन हैज़ बीन लिंक्ड टू अ डिफेक्ट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये चूँकि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ ज़्यादातर गर्ल्स के अंदर पाई जाती है, तो गर्ल्स के अंदर इनका जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। अच्छा जी, PDD के जो कॉजेज़ है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उसके अननोन है। सम स्टडीज सजेस्ट दैट PDDs आर कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम विद द नर्वस सिस्टम। जिस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा हुआ है बर्थ के अंदर, कोई मतलब इन्फेक्शन हुआ हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है, फिर जेनेटिकली जो है ये फैमिलीज़ के अंदर रन करता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी। अच्छा जी, साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि जी डिफ़िकल्टी विद वर्बल कम्युनिकेशन। अब पीडीडीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो जितने भी पीडीडीज़ है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब वो अपने लैंग्वेज को यूज़ करने में या दूसरे के लैंग्वेज को समझने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है उनको। पुअर और नो सोशल इंटरेक्शन, उनकी जो सोशल इंटरेक्शन होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है, या बिल्कुल ही वो इंटरेक्ट ही नहीं करते लोगों के साथ। अनयूजुअल वेज ऑफ प्लेइंग विद टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सोशल कम्युनिकेशन नहीं करते, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, तो उनके जो टॉयज़ के साथ जो प्ले करना होता है वो भी अनयूजुअल होता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ और टॉयज़ के साथ अनयूजुअली वो प्ले करते हैं।
repetitive body movements or pattern of behavior such as hand clapping, spinning and head banging. अब ऐसे बच्चों के जो है कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, जो मोटर एक्टिविटीज़ है उनके, जिस तरीके से हैंड फ्लैपिंग, अपने हैंड को फ्लैप करते हैं बार बार, जिस तरीके से परिंदा उड़ता है उस तरीके से अपने हैंड्स को बार बार फ्लैप करते हैं, हाथों को बार बार मोड़ते हैं, स्पिन करते हैं और हेड बैंग करते हैं, जिस तरीके से झटके खाना हेड का, हेड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है जी, बैंग करना हेड का, सही है, जिस तरह से नींद आती है और हेड आगे पीछे चले जाता है, सही है। तो हेड बैंगिंग ये जो है उनकी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है कि बार बार उनका जो हेड बैंग करता है, स्पिन करते हैं हैंड्स को फ्लैप करते हैं, और ये डिफरेंट। The child may be very sensitive to some noises and seem not to hear others. बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कुछ आवाज़ों को बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है और इस तरह लगता है कि वो दूसरों को नहीं सुनता। ऐसे बच्चों के अंदर टेम्पर टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, अपने आप को ज़मीन के ऊपर गिराते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है जी। तो टेम्पर टेंट्रम्स इनके अंदर कॉमन है। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो उनका बिहेवियर होता है जनरली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और उनके अंदर जो एंजाइटी है और खौफ है, फियरफुलनेस है, वो ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा जी, अब ये कैसे डायग्नोज होते हैं? ये अपने डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पीच एंड बिहेवियर, उनकी स्पीच को देख के, उनको बिहेवियर को देख के कोई टेम्पर टेंट्रम तो नहीं हो रहे हैं, स्पीच के अंदर कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, लैंग्वेज सही तरीके से यूज़ कर सकता है नहीं यूज़ कर सकता, सही तरीके से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट, मीन के जो भी उसका एज हो, एज के मुताबिक आप उनको जज करेंगे, इंक्लूडिंग हिज और हर प्ले एंड एबिलिटी टू सोशलाइज विद अदर्स, और ये भी एज डिपेंडेंट सोशलाइजेशन और प्ले है, ये क्या उनका नॉर्मल है या फिर डिले है या स्लगिश है। The doctor or therapist often seeks input from the child's parents, teachers and other adults who are familiar with the child's symptoms. और फिर आपकी इंक्वायरी जो है उसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है, उनके अंदर पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो और अडल्ट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो सारे उनके आप शामिल करते हैं कि आपको सही तरीके से बताएं कि किन किन एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है, और फिर जज आप करते हैं कि मतलब ये एज अप्रोप्रिएट डिलेज या नहीं है। अच्छा जी, अब किस तरीके से आप इसको ट्रीट करते हैं? यूजुअली मेडिकेशन तो फॉर टाइम बीइंग होते हैं, और बाकी जो है स्पेशल एजुकेशन होती है। एजुकेशन इज स्ट्रक्चर टू मीट द चाइल्ड्स यूनिक एजुकेशनल नीड। इस तरह से स्पेशल एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर जो है पहले से ही ट्रेंड लोग होते हैं जो कि जो बच्चे के जो यूनिक नीड एजुकेशनल नीड होते हैं, जो उनके डिलेज होते हैं, मोटर या कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं या फिर मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होते हैं, तो उसके हवाले से उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी एजुकेशन उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अब इसके अंदर जो है अब ये है कि बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, पॉजिटिव री देना। अब इसके अंदर क्या है कि जी स्ट्रैटेजीज फॉर सपोर्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर बाय द चाइल्ड, ठीक है जी। अब उसके पॉजिटिव बिहेवियर को सपोर्ट करना और उनको इनकरेज करना, उनको इंडल्ज करना उसके अंदर, और फिर आगे उसको इनकरेज करना और उनको सस्टेन करना। स्पीच फिजिकल और प्रोफेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, अगर कोई मतलब मोटर प्रॉब्लम है, स्पीच के अंदर लैंग्वेज एक्सप्रेसिव इशू है, रिसेप्टिव इशू है लैंग्वेज का, तो बोथ के अंदर जो स्पीच थेरेपी या फिजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दीज थेरेपीज आर डिजाइन टू इंक्रीज द चाइल्ड्स फंक्शनल एबिलिटीज। वो जो भी मतलब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पीच के अंदर है तो स्पीच थेरेपी, जिस तरह से एक्सप्रेसिव स्पीच में है, रिसेप्टिव स्पीच में है। फिजिकल थेरेपी, अगर कोई फिजिकल एस्पेक्ट साइकोमोटर एबिलिटी उनकी वो नहीं है तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज करना, उनको थेरेपी प्रोवाइड करना या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करना। Medications may be used, however, treating specific symptoms such as anxiety, nervousness, hyperactivity and behavior may result in injury। ठीक है जी, मेडिकेशन यूज हो आपको करना फिर इसलिए है कि जी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो, हाइपर एक्टिविटी हो तो इंजरी कॉज हो सकती है, तो उसको रिलैक्सेशन फॉर द टाइम बीइंग उसके लिए